हेलो स्टूडेंट्स, I'm कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 10। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे हमारा अदर कंट्रीज़ के साथ, जो हमारे पड़ोस के चाइना हो गए, पाकिस्तान हो गए, इनके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक इंट्रोडक्शन टाइप बात है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में इन देयर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़। तो पहली मेन बात, हम सब ने लगभग सेम टाइम पे अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ पॉलिसी स्टार्ट करी थी बनाना, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान तो आज़ाद हुए थे हमारे 1947 और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था 1949। तो लगभग सेम टाइम ही था, पहला कॉमन बात। फिर दूसरा कॉमन बात क्या है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 51 to 56, और पाकिस्तान ने भी अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो करे थे स्टार्ट, वो 56 में, यानी 50s में ही थे सबका। चाइना का भी था 53। हमारे 5 ईयर प्लान ही चल रहे थे 2017 तक, लास्ट ईयर चले थे हमारे। उसके बाद हमारा नीति आयोग आ गया था, वो अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने ही लार्ज पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के रोल पे ज़्यादा फोकस किया था कि गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाए ताकि देश में डेवलपमेंट हो। और टिल 1980 सबका ग्रोथ रेट भी, पर कैपिटा इनकम भी लगभग सेम ही थी। अगला क्वेश्चन 2, हिस्टोरिकल पाथ ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसीज इन चाइना, यानी कैसे वो आगे बढ़ा। तो जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, वन पार्टी रूल बना, यानी एक ही वहाँ पे पार्टी है जिसका रूल चलेगा पूरे देश में। तो सारी की सारी ज़मीन जो थी सबकी, वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली, यानी सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही वहाँ था। अच्छा, फिर जो फर्स्ट उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करा जिसे हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF कैंपेन, 1958 में स्टार्ट हुआ और इसका मकसद था बल्क लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। लोगों को कहा गया अपनी घरों में ही, अपने बैकयार्ड्स में ही, चाहे छोटी जगह क्यों ना हो, इंडस्ट्रियाँ लगाओ, और बल्क में इंडस्ट्रियाँ लगवाई गई। इन रूरल एरियाज़ कम्यून स्टार्ट करे। अब कम्यून में क्या होता है कि लोग इकट्ठा हो गए, कलेक्टिवली ज़मीन को हम कल्टीवेट करते हैं, और अराउंड 26,000 कम्यून्स बनाए गए टोटल फार्म पॉपुलेशन में। अब मिलजुल के काम करने से थोड़ी सबको बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। अगला, GLF कैंपेन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। एक ड्रॉट आया जिसमें अराउंड 30 मिलियन लोग मारे भी गए। रशिया के साथ भी आपस में चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। चाइना में जो रशिया के प्रोफेशनल्स थे जो उनकी मदद कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उन्हें वापस बुला लिया। और आगे देखते हैं। सेकंड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये उसके बाद आया, 66 से 76 तक चला। तो 65 में जो वहाँ का लीडर था माओ, उसने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जहाँ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को भेजा गया काम सीखने के लिए फ्रॉम कंट्री साइड। तो इस रेवोल्यूशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो चाइनीज़ सोच है उसको डेवलप करा जाए, और कैपिटलिज्म सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो इस सोच से ये वहाँ की जो सरकार है माओ की, उसने ये स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर आए चाइना में रिफॉर्म्स 1978, ये ईयर ध्यान रखना है। अब इसमें 2 फेजेस थे। फेज़ 1 जो था, इनिशियल फेज़ में रिफॉर्म्स जो फोकस किए गए थे वो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे थे। जैसे इन एग्रीकल्चर, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। पहले तो कम्यून्स बनाए गए थे, सबसे ज़मीन ले ली गई थी। अब ज़मीनों को छोटे छोटे प्लॉट बना के उनको इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दिया था, ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। ओनरशिप नहीं दी थी, सिर्फ काम करने के लिए ज़मीन दी थी।
दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। कुछ अमाउंट दे दो, बाकी अपने पास रख लो। अगला लेटर फेज। सेकंड फेज में क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स या और विलेज एंटरप्राइजेस, इस पे फोकस रहा। दे वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। पहले प्राइवेट को बिल्कुल अलाउड नहीं था कुछ माल बनाना, सब गवर्नमेंट के हाथ में था, पर अब अलाउ कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और आई जिसे बोलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। जैसे इंडिया में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के बिजनेस एंटरप्राइजेज, वैसे ही वहाँ बनाए गए थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज चाइना में जो होते हैं। पर अब प्राइवेट के आने से उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। अगला फोर्थ है हमारा डुअल प्राइसिंग, मतलब डबल प्राइस रखे गए। तो डबल प्राइस में क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइस जो था गवर्नमेंट फिक्स करती थी, वे इतने यूनिट्स का तो ये प्राइस ही रहेगा, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। बाकी माल जो वहाँ के लोग हैं वो सेल परचेज कर सकते हैं मार्केट प्राइजेस पे। यानी गवर्नमेंट का यहाँ थोड़ा रोल था प्राइस में। कुछ माल कुछ क्वांटिटी जैसे मान लो 1000 किलो फिक्स कर दी, ये गवर्नमेंट रेट्स पे होगा डील, बाकी इसके ऊपर सब मार्केट रेट्स पे। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे बड़े टैक्स इंसेंटिव और लालच बेनिफिट्स दिए गए बिजनेसमैनों को, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएँ उनके देश में। और आगे देखते हैं हिस्टोरिकल पाथ ऑफ पॉलिसीज। ये पाकिस्तान में क्या रहा है, ये बहुत सिंपल है। मिक्स्ड इकॉनमी, यानी प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट काम भी होगा। रेगुलेटेड पॉलिसी, मतलब कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अपने देश के माल को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। 1950 में ये कंसेप्ट था पाकिस्तान का। और इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे ताकि लोग इंपोर्टेड माल ना खरीदें और उनके अपने देश का ही माल बिके। यानी कंट्रोल करके रखा था इंपोर्ट्स को, कम रहे इंपोर्ट्स। तीसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कॉमन बात है एग्रीकल्चर के लिए, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये पाकिस्तान में भी आया जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ी। नेशनलाइजेशन इन 1970s। नेशनलाइजेशन का मतलब प्राइवेट एसेट्स को उठा लेना और गवर्नमेंट एसेट बना देना उनको। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ 1970s में। कैपिटल गुड्स जो थी वो गवर्नमेंट ने उठा ली सारी और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। फिफ्थ, मोर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 70s या 80s। तो पहले तो 70 में प्राइवेट को उन्होंने ले लिया था सबसे, पर बाद में उनको समझ आया इससे नुकसान हो रहा है देश का और हमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए। तो 80s में प्राइवेट सेक्टर को वापस इनकरेज करा और डी नेशनलाइजेशन यानी रिवर्स कर दिया ऊपर वाले का, एनकरेज करा प्राइवेट सेक्टर को। और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ से, क्योंकि उसके काफ़ी बंदे मिडल ईस्ट देशों में काम कर रहे थे और वहाँ से इनको पैसा भेज रहे थे। और 1988 में पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स आए, जैसे इंडिया में हमने पढ़े थे पहले 91 में, पाकिस्तान में पहले ही आ गए थे वो LPG वाले रिफॉर्म्स 88 में। आगे देखते हैं अगला, कंपेयर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अब इसमें देखो ये नहीं है कि तुम्हें डेटा एज इट इज़ याद करना है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे पॉपुलेशन देखें तो चाइना नंबर 1 है, ये सबको पता है, हमारी आसपास है, पाकिस्तान बहुत कम है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सेक्स रेशो का मतलब हो गया कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, तो इंडिया में 929 यानी 1000 से कम। यानी तीनों देशों में एक बात कॉमन है, फीमेल्स कम है पर 1000 मेल, ये रेशियो है। उसमें भी सबसे ख़राब है हमारे इंडिया में। फर्टिलिटी रेट मतलब अंदाजन कितने बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो वो है देखो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा।
अर्बनाइजेशन मतलब कितने, जैसे अर्बन मतलब शहर प्रॉपर हैं कितने परसेंट, तो उसमें चाइना का रेशो अच्छा है 56%, हमारा थोड़ा कम है, पाकिस्तान बीच में। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हो 1 मार्कर्स के लिए। आगे देखते हैं 5th, कंपेयर जीडीपी एंड इट्स ग्रोथ। वैल्यूज़ एग्जैक्ट तो नहीं पर थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें होना चाहिए। चाइना की वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है 19.8 ट्रिलियन डॉलर्स, इंडिया की 8 और पाकिस्तान की 0.94, आइडिया हो बस। ग्रोथ रेट पुराने टाइम का 80 to 90 का गिवन है और एक 2015-17, तो इंडिया का 5.7 से बड़ा है, 7.3 ग्रोथ रेट। चाइना का पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, पाकिस्तान का भी थोड़ा कम है, जो कम हुआ है, तो हमारा इस हिसाब से सही है। पर वही है, अभी तो कोरोना के चक्कर में सबका ही बुरा हाल है, पर ये जो स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी के हैं वो हम कर रहे हैं। अगला, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कितने लोग किस सेक्टर में कैसे काम कर रहे हैं। तो तीनों में हम एक जो मेन बात देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर हैव लेस प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बट कंट्रीब्यूट मोर, यानी इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, एग्रीकल्चर में पब्लिक ज़्यादा है और रिटर्न कम आ रहा है इनकम, और सेकेंडरी और टर्शरी में फिर भी पब्लिक कम है जिस इन जनरल, पर जो वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वो ज़्यादा है, ये लिखा है यहाँ पे। डिटेल में हम अभी देखते हैं। जैसे इंडिया में 42% पब्लिक एग्रीकल्चर में है, पर इनकम कितने कमाते हैं वो लोग, देश का सिर्फ 17%, तो देखो खराब रेशो है। और ये देखो रेशो 23% पब्लिक इंडिया की इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर में है, पर जनरेट करती है 30% जीडीपी, यानी अच्छा है ये तो। और सर्विस में देखो 33.5 पब्लिक परसेंट लगी है, पर देश में कमा रहे हैं वो लोग 53%, यानी देश में आधी से ज़्यादा जो इनकम जनरेट हो रही है वो हमारे देश में सर्विस सेक्टर से ही हो रही है। तो ऐसे ही हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। चाइना की अलग चीज़ है, देखो चाइना में 17 और 9 ऐसे तुम अपना बस टेबल एनालिसिस आ सकता है, तो यही बातें तुम्हें लिखनी है। तो चाइना में देखो सर्विस सेक्टर में 56% पब्लिक लगी है और जनरेट कर रही है 48, यानी सर्विस सेक्टर में हम चाइना से अच्छे हैं। और चाइना इंडस्ट्री में देखो आगे निकल गया, पब्लिक लगी है कम 26.5 और जीडीपी जनरेट हो रहा है 43% टोटल में से। तो ये चाइना का इसका मतलब इंडस्ट्री सेक्टर बहुत सही चल रहा है। पाकिस्तान का भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर फिर भी ठीक है, सिर्फ 3% पब्लिक लगी है और जनरेट हो रही है 21% इनकम। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे जनरल एनालिसिस तुम्हें आना चाहिए। आगे देखते हैं, ये आउटपुट ग्रोथ रेट है, एग्जैक्ट तो नहीं पर जनरल पता हो। ये पुराने टाइम का है, ये नए टाइम का है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया की देखो स्लो हो रही है, 7 से 5 हो गई। एग्रीकल्चर का हमारा वो भी कम हुआ है, 3.1 से 2.3। सर्विस का हमारा बढ़ा है 6.9 से 8.4। तो ये सिंपल एनालिसिस कर सकते हो, जो दिख रहा है टेबल में वही लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7th, कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जिसे हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब देखो एग्जैक्ट तो शायद ही कोई याद कर पाए, पर मेन बातें जो ध्यान रखनी है, एक तो रैंक इंडिया की है 130, चाइना 86, पाकिस्तान 150, यानी तीनों में से देखा जाए तो चाइना आ गया। ऐसी इसको हमने जो वैल्यू दी है HDI को, वो भी चाइना को ज़्यादा मिली है सबसे। सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड में पाकिस्तान, ज़्यादातर में ऐसे ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल ज़िंदा रहेंगे, चाइना में सबसे ज़्यादा। स्कूलिंग वो भी यहाँ पे इस मामले में देखो पाकिस्तान आगे निकल गया। तो थोड़ा थोड़ा बताओ किस में कौन आ गया, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बच्चों का डेथ रेट जो है
उसमें कौन आगे कौन पीछे। साफ़ सफाई में देखो पाकिस्तान आगे निकल गया, ये देखो वो 58.3। पानी साफ़ सुथरा है उसमें चाइना आ गया। अंडर नरिश चिल्ड्रन में भी चाइना है, ये तो जितना कम हो उतना अच्छा है। पाकिस्तान यहाँ देखो सबसे पीछे है 46.4। तो ये जनरल टेबल आ जाए तो तुम कमेंट कर सको, इतना एनालिसिस आना चाहिए बस। अगला लिबर्टी इंडिकेटर्स, मतलब फ्रीडम या छूट देश में कितनी मिल रही है लोगों को कि वो अपने हिसाब से काम कर सकें। तो HDI वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, पर हम कहते हैं वो सफिशेंट नहीं है, बस वही लिबर्टी इंडिकेटर भी पता होना चाहिए, मतलब कितनी फ्रीडम है तुम्हें, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, अपनी सरकार चुनना, अपनी बात रखना, ये सब। एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, वोटिंग सिस्टम है नहीं है, राइट्स तुम्हें कैसे मिले हैं, जजेस का सिस्टम, जुडिशरी है नहीं है, कानून कुछ है या नहीं। जैसे चाइना में ये सब नहीं है, वहाँ फ्रीडम नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकते, जज भी कोर्ट के हिसाब जो है वो सब सरकार के अंदर ही आ जाता है, प्रेस होगी, टेलीविज़न, तो आम लोगों को इतनी फ्रीडम वहाँ नहीं है। अगला 9th अप्रेज, मतलब कि हमें अपना कमेंट देना है, कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या फ़ायदे लगे या क्या नुकसान रहे, तो अपना हमें अपनी सजेशन या देने हैं, अपना कमेंट देना है उनके रिफॉर्म्स के ऊपर। तो स्टार्टिंग में लिखा है चाइना को कोई कंपल्शन तो नहीं थी, जैसे हमारे देश में तो कंपल्शन थी, हमने पढ़ा था पहले रिफॉर्म्स लाने की, पर चाइना के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर तो कंपल्शन थी, हमने ये पुराने चैप्टरों में पढ़ा है। पर फिर भी चाइना ने रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो खुश नहीं थे, ग्रोथ रेट उनका कम चल रहा था, 78 की बात कर रहे हैं। तो लोग जो थे वो जो माओ था उसके सोच से खुश नहीं थे, क्योंकि उसने फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी को, फ़ॉरेन कंपनियों को, सबको उसने इग्नोर करा था, निकाला था कि भाई सब कुछ सरकार करेगी, फ़ॉरेन का कोई रोल नहीं है। और लैंड में भी रिफॉर्म्स लाए था वो अपने अलग अलग टाइप के, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और वो जो हमने अभी पढ़े थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर पर्सन जो आउटपुट था ग्रेन का वो 78 में भी वही था, इसलिए चाइना की न्यू जो गवर्नमेंट बनी उसने रिफॉर्म्स लाए। आगे देखते हैं अब क्यों चाइना आगे बढ़ गया। तो 1978 में चाइना ने बहुत अच्छे लेवल के रिफॉर्म्स करे, जिससे उसकी इंडस्ट्री की बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई। वो रिफॉर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इनिशियल फेज़ में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, फिर लेटर फेज़ में उसने इंडस्ट्रियल को जोर दिया, इसमें डुअल प्राइसिंग थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। पर लास्ट में अब हम रीज़न्स पूछे जाएँ तो हमें ये बताने हैं। सरकार ने पूरी एफ़र्ट्स लगाए, वहाँ के लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एजुकेशन, हेल्थ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सबको उसने बढ़ावा दिया, इसलिए चाइना आगे निकल गया। और देखते हैं 3 पॉइंट तो ये हो गए। 4th रूरल ग्रोथ, उसने एग्रीकल्चर पे भी पूरा ध्यान रखा, और पहले ही वैसे तो अच्छी एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज गांव वगैरह में भी वो कर चुका था, जिससे रूरल डेवलपमेंट भी हुई। ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर की ही हुई, कम्यून सिस्टम भी सही किया उसने वहाँ पे, वो जो अभी हमने पढ़ा था पिछले पेजों में। फिर जितनी भी पॉलिसियाँ थी उनकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करी। पहले वो स्मॉल लेवल प्रैक्टिस करता, कोई भी काम उसे करना हो, फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाता तो उसी काम को बल्क लेवल पे करता था चाइना। तो इस एक्सपेरिमेंट सिस्टम से वहाँ पे सही सबको बेनिफिट मिला। और जैसे कि ये लिखा हुआ एग्जांपल, रिफॉर्म्स मेड बाय एग्रीकल्चर, हैंडिंग ओवर प्लॉट्स ऑफ लैंड टू इंडिविजुअल्स फॉर कल्टीवेशन। तो बताया, अभी पढ़ा था ना, उनको ओनरशिप तो नहीं दी पर ज़मीन दे दी, थोड़ा सा हमें टैक्स दे देना, बाकी तुम रख लेना। तो इससे कई लोगों का बहुत भला हो गया, लोगों ने खूब मोटिवेशन लगा के मेहनत करके काम किया, और रूरल इंडस्ट्रियाँ भी अच्छी हो गई, और इंडस्ट्रियल सेक्टर तो पहले ही उसका अच्छा होने लग गया था। अगला 10th स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पे अब हमें कमेंट करना है क्या रहा उसका। उसका कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई।
वो बर्बाद ही हुआ है, वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अच्छा, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से तो फिर भी ठीक है, पर स्कॉलर्स कहते हैं वहाँ पे उन्होंने इंडिकेटर सही तरीके से नहीं लिखे हुए, पॉवर्टी असल में ज़्यादा है वहाँ पे। 1960 में 40% लोग थे जो कि कम होकर 25% हो गए हैं, पर वो फिर 90s में गरीबी वहाँ बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, आगे देखते हैं क्यों पाकिस्तान में स्लो डाउन रहा और गरीबी वापस आ गई। पहला, एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ एंड फूड सप्लाई कुछ तरीके पे अच्छे इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस या कुछ अच्छा सिस्टम नहीं था, पर वो सिर्फ कुदरत या नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था। यानी कि अगर बरसात अच्छी हो जाए, मॉनसून अच्छा आ जाए, गुड हार्वेस्ट हो जाए तो देश सही चलता था, और जैसे ही खेती में कुछ कमी आई, मॉनसून टाइम पे नहीं आया, वो बर्बाद हो जाता था। मतलब वो इतना ग्रो नहीं कर पाया था कि अपने दम पे अपना एग्रीकल्चर संभाल पाए, वो कुदरत के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाता। फिर फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग्स थी वो वैसे नहीं कमा रहे थे वो एक्सपोर्ट करके, उनके पाकिस्तानी वर्कर्स जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे वहाँ से आता था। तो जब तक काम है पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रही। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से जो थोड़ा बहुत पैसा आता भी था वो वॉलेटाइल, मतलब कभी आ रहा है, कभी सेल हो रही है, कभी नहीं हो रही। ऊपर से पाकिस्तान फॉरेन लोन्स पे बहुत डिपेंडेंट था और अपनी किस्तें टाइम पे नहीं दे पाता था लोन्स की, ये उसकी प्रॉब्लम रही। अगला, हमने क्या सीखा अपने पड़ोसियों से अभी तक, मतलब जैसे हम मान रहे हैं 50 से लेके अब तक 60-70 साल तो हो गए हैं, पर एनसीईआरटी में जो वर्ड्स लिखे हैं मैं वही पढ़ रहा हूँ। टिल 1970 लगभग सब सेम रेट से बढ़ रहे थे। लास्ट के 3 डिकेड्स जो यानी लास्ट के 3 सालों में थोड़ा डिफरेंट हुआ है कुछ। इंडिया ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म्ड मॉडरेटली, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। बिजनेस प्राइवेट वगैरह तो ठीक निकल लिए, पर काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने ज़रूरत जितनी है उतना खर्चा नहीं किया, और 1/4 गरीबी की पॉपुलेशन अभी भी है, यानी पॉपुलेशन का 1/4 गरीब लोग हैं अभी भी। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेज, यानी जो पाकिस्तानी वर्कर बाहर से भेज रहे हैं या फॉरेन हेल्प जो आ रही है उसी पे ये लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। और एग्रीकल्चर इनका वोलेटाइल, यानी कभी खेती हो रही है अच्छी, कभी नहीं हो रही, इस वजह से स्लो डाउन रहा पाकिस्तान में। पर थोड़ा बहुत अभी फिर भी पॉजिटिव कुछ आने लगा है। और चाइना की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या रही? पॉलिटिकल फ्रीडम। जैसे मैंने बताया वहाँ की सरकार अपने खिलाफ कुछ भी अलाउ नहीं करती, ना कोई न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल, ना न्यूज़ में, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में ही है। लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो बाकी सबके पास हैं वो वहाँ नहीं फॉलो होते। वैसे तो सब उसने कर लिया, गरीबी हटा दी, सब कर दिया, अच्छा इंडस्ट्री ग्रोथ, पर एक फ्रीडम या जिसे हम बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स वो वहाँ अच्छे नहीं हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो इंडिया एंड पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, अपने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को यानी गवर्नमेंट कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक कंपनियों को प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। पर चाइना अपनी पब्लिक कंपनियों को इस्तेमाल कर रहा है, यानी गवर्नमेंट कंपनियों को इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने में और देश में एसेट्स बनाने में, देश के भले करने में। और उसने अपने किसानों के लिए भी सेफ्टी कर ली, जैसे हमने अभी पढ़ा था कम्यून सिस्टम के थ्रू, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सही दे रखा है, जिससे वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सही चल रहे हैं। अब देखो चैप्टर तो हमारा छोटा था, यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इनपुट आउटपुट। तो देखो आज का हमारा पॉइंट है कि
क्रिटिसाइज़ करने वाले बंदे तो लाइफ में देखो बहुत मिलेंगे, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो क्या लिखा है देखो, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अपनी टेंशन है, और कोशिश यही करते हैं कि औरों को भी टेंशन दें, औरों को हम बदनाम करें, औरों को डिग्रेड करें, ताकि हम उनको थोड़ी सी चैन मिले, थोड़ी खुशी मिले। तो इसलिए हमें ऐसे बंदों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि ये अपनी लाइफ में पहली परेशान है और सिर्फ अपने को खुश करने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहे हैं। तो किसी के बोलने से हम रुक जाएं, अपनी मंजिल से डाइवर्ट हो जाएं, तो ये चीज़ कोई सही नहीं है। कोई ना कोई तो टेंशन देने वाला ऐसे तो मिलता ही रहेगा लाइफ में। और हम कहें बिल्कुल ही क्रिटिसिज्म ना हो हमें, तो फिर तो डू नथिंग, से नथिंग, बी नथिंग, यानी कुछ मत करो ज़िंदगी में, चुपचाप बैठे रहो, उसी को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। जो लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा उसी को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। जो आगे बढ़ रहा है उसी के पीछे लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालते हैं, क्योंकि खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसीलिए इसको लाइफ में टेंशन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे एक तुमने स्पीच भी सुनी होगी अभी हमारे पीएम मोदी की, कि एक होता है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा मैं बन चुका हूँ गाली प्रूफ या क्रिटिसिज्म प्रूफ। मतलब जितना मर्जी जिसको बोलना है वो बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइन मुझे बड़ी सही लगी कि बोलने वाले तो बोलेंगे ही, हमें खुद ही बुलेट प्रूफ या क्रिटिसिज्म प्रूफ होना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।